5 अगस्त 2024 यह एक ऐसी तारीख है कि बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, कहा जाता है कि भारत के सामने ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार बांग्लादेश को सपोर्ट ना की होती तो शायद बांग्लादेश का जन्म होना इम्पॉसिबल था। प्रधानमंत्री शेख हसीना कई सप्ताह चले छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों की राष्ट्रव्यापक आंदोलन में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना को लेकर इतना गुस्सा था कि उनके पिता जो कि बांग्लादेश के निर्माता हैं, और बड़ी खबर, हसीना के पिता की मूर्ति तोड़ी गई है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है इस वक्त। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ी हुई थी। कहीं पुलिस स्टूडेंट को मारते हुए दिखते हैं तो कहीं हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी के छतों पर लैंड करती हुई दिखती है। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं तो कहीं बड़े तादाद में लोगों के द्वारा रैली निकालते हुए देखी जाती है। देखते ही देखते स्टूडेंट और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने रोड, हाईवेज और रेलवे को भी ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही थी, हालत बद से बदतर हो रही थी, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ये किया कि पुलिस की बल बढ़ा दी गई और साथ ही आर्मी को भी बढ़ा दी गई। अब आप ये सोच के देखें कि स्टूडेंट के सामने आर्मी जब आ जाएंगे तो स्टूडेंट क्या कर पाएंगे। साथ ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये किया कि लोकल मीडियाज़ को भी बैन कर दिया, और लोकल मीडियाज़ के बैन करने के बाद भी वहाँ इंटरनेट भी शट डाउन कर दी गई। इंटरनेट शट डाउन करने के पीछे का कारण ये था कि लोग जो वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहे थे उसको रोक दिया जाए, मतलब एक खबर दूसरी जगह ना पहुँच पाए। दोस्तों, बांग्लादेश में तो इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था, पर उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ कर्फ्यू लगा दी गई, और कर्फ्यू भी ऐसा डायरेक्ट शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया था। ये कर्फ्यू कोई भीड़ को रोकने वाली कर्फ्यू नहीं थी, वो भीड़ को ख़त्म करने वाली कर्फ्यू लगाई गई थी। और मैं आपको बता दूँ, इस कर्फ्यू में ऑफिशियल डेटा है कि 200 से भी अधिक स्टूडेंट को मारे गए हैं, पर मेरे रिसर्च में मुझे ये मिला कि वहाँ 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट की जान गई है इस कर्फ्यू में, और 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हैं। बांग्लादेश में इतनी हालत ज़्यादा बिगड़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि इतने दिन शटडाउन रहने के बाद बांग्लादेश की जो लॉस हुई है वो लगभग 2 बिलियन से अधिक लॉस हो चुकी है अब तक। इस घटना को समझने के लिए आपको इस मामले की रूट कॉज को समझना होगा। तो इस घटने की शुरुआत हुई थी 5 जून 2024 से, जब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टूडेंट के द्वारा की गई। इसके कुछ दिन बाद ईद की छुट्टियां आनी थी, इसी कारण से पूरे देश में प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। पर ईद के छुट्टी के बाद स्टूडेंट ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया, और इस बार स्टूडेंट का गुस्सा कुछ बहुत ज़्यादा ही था। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट का ये कहना था कि कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि कोटा सिस्टम वापस लाने के कारण किसी भी देश में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है, किसी भी देश की पीएम देश छोड़कर कैसे भाग सकती है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान से समझें। देखिए, बांग्लादेश में एक पार्टी है, आवामी लीग पार्टी, उसी देश की सरकार है, और उसका एक विंग है, स्टूडेंट विंग है, और उसका नाम है छात्रा लीग। छात्रा लीग ने ही स्टूडेंट पर प्रोटेस्टर को मारना शुरू किया, और वो जो विंग्स था छात्रा लीग, उसका इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था और पुलिस का भी सपोर्ट था। अब देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि वही स्टूडेंट जो पहले पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोटा सिस्टम को वापस लिया जाए,
पर उसको प्रताड़ित करने के बाद, उस पर अत्याचार करने के बाद अब यही स्टूडेंट सीधे सरकार गिराने की मांग करने लग गए। इन स्टूडेंट का ये कहना था कि उनकी पीएम शेख हसीना एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर है। उन लोगों का ये कहना था कि जो भी कोटा सिस्टम है उन लोगों को फ्रीडम फाइटर के द्वारा उसे रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। जो भी उसके रिलेटिव है इनका फायदा शेख हसीना वो अपने लोगों को उसके थ्रू नौकरी दिया करती थी। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की आग में शेख हसीना का एक स्टेटमेंट घी का काम करती है। 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर फ्रीडम फाइटर को जॉब में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। शेख हसीना के इस बयान के बाद प्रोटेस्ट को और बड़े लेवल पर ले जाया गया और स्टूडेंट ने इस बयान के बाद सीधा उनका रेजिग्नेशन मांगना स्टार्ट किया। देखिए, इस स्टेटमेंट को आप पूरी तरह तब समझ पाएंगे जब आप रजाकार और फ्रीडम फाइटर में अंतर समझ पाएंगे। आपने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। लोग रजाकार और फ्रीडम फाइटर का नाम लेके निकल जाते हैं, पर आपको पूरी तरह से तब समझ में आएगी जब आप सही मायने में रजाकार और फ्रीडम फाइटर में अंतर समझ पाएंगे। दोस्तों, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और अभी के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने डिवाइड किया था। इसके डिवीज़न का कारण बहुत सारा था, पर जो सबसे पहला कारण था वो तो लैंग्वेज का डिफरेंस। और वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते थे, उन्हें पसंद तक नहीं किया करते थे। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, उस समय 1970 के दौर में मुजीबुर रहमान की आवामी पार्टी लीग का बहुत बड़ा दबदबा था। इस बात को आप ध्यान से समझे, तभी आप रजाकार को समझ पाएंगे। उस समय बांग्लादेश में आवामी पार्टी लीग का दबदबा था और मुजीबुर रहमान उसे लीड करते थे। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मतलब उस समय के पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी और उस समय वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ था और उस समय मार्शल चीफ थे याह्या खान। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उस समय का जनरल इलेक्शन बहुत अच्छे तरह से शांतिपूर्व ख़त्म किया जाए। और जनरल इलेक्शन में उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को इस इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत मिलती है। 167 सीट, 300 में से 167 सीट ईस्ट पाकिस्तान को मिलती है, यानी बांग्लादेश को मिलती है। और यह इलेक्शन ईस्ट पाकिस्तान जीत जाती है, यानी अभी की बांग्लादेश जीत जाती है। और समय आता है 7 मार्च 1971 का, जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने भाषण में कहा था कि हम बहुत जल्दी एक अलग देश बनने जा रहे हैं। और फिर कुछ ही दिन बाद यानी 23 मार्च 1971 का दिन आता है जब बांग्लादेश एक नई देश बन जाती है और इस दिन पूरे बांग्लादेश में एक बांग्लादेश का नया झंडा फहराया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करती है। पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि बांग्लादेश एक नया देश बने। यह मिलिट्री ऑपरेशन करीबन 9 महीने तक चलता है। दोस्तों, इस मिलिट्री ऑपरेशन में होता कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान से जो मिलिट्री फोर्सेस बांग्लादेश लड़ने आए थे वो बांग्लादेश के तरफ से ही लड़ने लगे, यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। और जो बांग्लादेश के कुछ मिलिट्री फोर्सेस थे वो पाकिस्तान चले गए और वो पाकिस्तान के तरफ से लड़ने लगे और वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो गए। दोस्तों, रजाकार और फ्रीडम फाइटर को एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस, जो पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश आ गए उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा गया और जो बांग्लादेश के सैनिक थे वो पाकिस्तान चले गए उन्हें सिंपली रजाकार कहा गया। दोस्तों, ये मिलिट्री ऑपरेशन कुल 9 महीने तक चलती है, पर 9 महीने के कुछ समय पहले भारत यानी इंदिरा गांधी की सरकार बांग्लादेश को सपोर्ट करती है और इस ऑपरेशन में, इस वॉर में बांग्लादेश की जीत होती है और वो एक नया देश बनकर उभरता है। देखिए, बांग्लादेश को आज़ादी फ्रीडम फाइटर के द्वारा ही मिली थी, उनके सपोर्ट से ही मिली थी। और उस समय के शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे, वो उसी समय ये घोषणा करते हैं कि फ्रीडम फाइटर के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 30% कोटा दिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर वाले को 30% कोटा दी जाएगी। 1997 आते आते तक यानी लिबरेशन वॉर के 26 साल के बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फ्रीडम फाइटर की रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने यह कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और समय 2010 आते आते तक फ्रीडम फाइटर के बेटे के बाद उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन 30% कोटा देने के बाद भी मात्र 10% लोग ही इस कोटे का यूज कर रहे थे और बाकी 20% कोटा हर साल बर्बाद जा रहा था, यानी 20% सीट खाली रह जा रही थी। अब बात यहाँ ये आई कि पूरे देश में जो लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे थे, जो लोग हार्ड वर्क करके अपने मेरिट के दम पर इस सिविल सर्विस जॉब को लेना चाहते थे, उनके लिए यह कोटा मात्र 44% था।
उनके मन में ये बात खटकने लगा कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं, उनको ये जॉब बहुत आसानी से या फिर कुछ ना करके भी मिल जाता है। उनके मन में ये सवाल आ गया, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई बांग्लादेश में, तो उन सभी ने इस कोटे को कम करने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही स्टूडेंट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं। वो पिटीशन में ये लिखा था कि जो कोटा फ्रीडम फाइटर नहीं ले रहे हैं, उस सीट्स को, उस वैकेंट सीट्स को नॉर्मल कैंडिडेट द्वारा फिल किया जाए। जो लोग मेहनत करके अपने मेरिट के दम पर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसमें जो सीट फ्रीडम फाइटर नहीं ले रहे हैं, उसे नॉर्मल प्रोसेस द्वारा नॉर्मल कैंडिडेट को दे दिया जाए, एलोकेट कर दिया जाए। इस प्रोटेस्ट के बाद, इस कोर्ट में पिटीशन के बाद शेख हसीना एक ऑर्डर लाती है। इस ऑर्डर में ये रहता है कि पूरे कोटा सिस्टम को ही, यानी फ्रीडम फाइटर के पूरे कोटा सिस्टम को ही खत्म कर देती है। पीएम शेख हसीना के इस ऑर्डर के बाद देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक समय आता है 5 जून 2024 का, जब बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने एक नया कोटा सिस्टम लाया, एक नया कोटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया और इस कोटा सिस्टम में बहुत भारी बदलाव दिया। हाई कोर्ट ने जब इस ऑर्डर को सुनाया तो उस ऑर्डर के तुरंत बाद ही स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर दी गई। जब हालत को हद से ज़्यादा बढ़ते हुए देखा गया तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया और इसे पूरी तरह से चेंज करके लाया। उसमें यह था कि फ्रीडम फाइटर के लिए 44% जो कोटा रिजर्व थी उसे घटाकर 7% कर दिया गया और मेरिट लिस्ट वाले के लिए 93% सीट रिजर्व कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट कम्युनिटी खुश थी, पर स्टूडेंट का एक और ये कहना था कि जिस जिस जगह पर स्टूडेंट को मारा गया है, जिस जिस स्टूडेंट को पुलिस ने मारा है, वहाँ पुलिस से रिजाइन लिया जाए और साथ ही उनके दोस्त को, जो भी जितने सारे स्टूडेंट को पकड़कर अरेस्ट किया गया है, जेल में डाला गया है, उन सभी को जेल से रिहा किया जाए। पर बांग्लादेश की सरकार और पुलिस तानाशाह करती है, उन सभी स्टूडेंट पर गोलियां छोड़ी जाती है, लाठीचार्ज की जाती है और इसे बहुत पीटा जाता है। देखिए, बांग्लादेश में स्टूडेंट पर प्रताड़ना बहुत लंबे समय से हो रही थी, उन पर अत्याचार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था और इसी का नतीजा है कि प्रेशर कुकर की तरह स्टूडेंट का गुस्सा अचानक ब्लास्ट किया। और आप देख सकते हैं कि जो 2009 से पीएम के पद पर शेख हसीना थी, वो आनन फानन में मात्र 1 घंटे के अंदर वो अपने बहन के साथ देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। वो रिजाइन कर अचानक भाग जाती है हेलीकॉप्टर से, आप देख सकते हैं। फिलहाल शेख हसीना पर अभी तक की अपडेट यही है कि वह हमारे देश भारत में है और एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे कई रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि वो यूके में पॉलिटिकल एजाइलम ले लेगी। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल एजाइलम को समझना चाहते हैं तो मेरे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस पॉलिटिकल एजाइलम को बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया है। देखिए, आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि किसी भी देश का तानाशाह, किसी भी देश का डिक्टेटर कितना भी पावरफुल हो, वो कितना भी वेल कनेक्टेड हो अदर कंट्री से, उस देश का तानाशाह का अंत बस 2 ही है। एक तो या तो उसे जनता वहाँ की मार देती है या फिर उसे देश छोड़कर भागना पड़ता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। खैर, शेख हसीना पीएम पद से त्याग कर देश से भाग चुकी है, पर बात करें उनके फादर की, शेख मुजीबुर रहमान की, तो उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा गया। वो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी देश में काफ़ी रिस्पेक्ट थी। पर आपने देखा होगा कि उनके देश छोड़ के जाने के बाद उनका मूर्ति तोड़ा जा रहा है, उनके साथ उनके फादर की भी इज्जत को मट्टी पलीत की जा रही है। दूसरी बात करें शेख हसीना की, तो शेख हसीना के बारे में भी ये कहा जाता है कि बांग्लादेश के डेवलपमेंट में शेख हसीना का एक बड़ा हाथ है। मतलब गरीबी से अमीरी की तरफ एक अच्छा इकोनॉमिकल कंट्री बनाने में शेख हसीना का एक बहुत बड़ा हाथ है। पर खैर, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, उसका अंत यही है। और बाद में अंत में मैं कुछ स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट का अगर ये प्रोटेस्ट अगर शांति तरीके से सुन लिया जाता तो इतने लोगों का जान नहीं जाता, शेख हसीना का ये नौबत नहीं आता। एट द एंड स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपकी जीत भी हुई, आपने अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ा, पर मैं आशा करता हूँ कि आप बांग्लादेश में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी लाएंगे। तो बांग्लादेश पर, शेख हसीना पर, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।